अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें करते हैं और फिर इसका जो फर्स्ट आर्टिकल है उसको कवर करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि ये जो टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यह टर्म किस चीज़ को इंडिकेट करती है और इसके मीनिंग क्या है। इसके लिए हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म को स्टडी किया था, यानी वहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर किसी वायर में से करंट पास करे, तो अगर इस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और इस इफ़ेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का नेम दिया था। यानी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, इसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के अंदर। और ये जो इफ़ेक्ट था, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का जो इफ़ेक्ट था वो डिस्कवर किया था एम्पेयर ने और ऑर्स्टेड ने। इसके बाद इनकी डिस्कवरी के बाद, यानी जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका जो रिवर्स प्रोसेस था उसको सोचना शुरू किया। इसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो सकता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की चेंज करने से या मैग्नेटिक फील्ड से किसी तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये इसका रिवर्स है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में हम स्टडी करते हैं करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक इंडक्शन में हम स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी सीख रखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से किस तरह से करंट प्रोड्यूस हम करवा सकते हैं या करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। तो इसी कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का रिवर्स प्रोसेस है। यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब सबसे पहले इस फिनोमेना को दो साइंटिस्ट ने एट द सेम टाइम डिस्कवर किया। फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, वो इंग्लैंड में काम कर रहे थे, और एट द सेम टाइम जो जोसेफ हेनरी था वो काम कर रहे थे यूएसए में। तो ये जो दोनों साइंटिस्ट थे ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, और इन दोनों ने ये फिनोमेना डिस्कवर किया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी क्लोज लूप में से चेंज करवाया जाए तो उस क्लोज लूप में करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और उस करंट को इन्होंने इंड्यूस करंट का, आज हम उस करंट को इंड्यूस करंट का नेम देते हैं। तो इसी फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपकी बुक का जो इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ है इसको रीड कर लेते हैं। ये जो कुछ अभी हमने बातें की कि एम्पेयर और ऑर्स्टेड की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने इसका जो रिवर्स है उसको ढूंढना शुरू किया। तो इसका जो रिवर्स है वो सबसे पहले फाइंड किया माइकल फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करवाया जा सकता है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था जिसे इन्होंने ये प्रूव किया वो भी बहुत सिंपल था। इन्होंने क्या किया कि एक कंडक्टर लिया, इसको साथ साथ रीड भी करते जाते हैं कि अगर एक कंडक्टर को हम मूव करवाएं, और इसमें देखें, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले कि करंट को अगर हमने डिटेक्ट करना हो तो हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं गैल्वानोमीटर, जीएम। और गैल्वानोमीटर को हम डिटेल के साथ डिस्कस करके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 14 के जो एंड वाले आर्टिकल से। यानी गैल्वानोमीटर को हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट करंट। अब अगर तो कोई लूप है, उस लूप के अंदर हम उसको मैं इस तरह से बनाता हूँ कि अगर यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और मैं स्विच को क्लोज़ कर दूँ तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसका मतलब ये होगा कि सर्किट में से करंट पास कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगी हुई तो फिर भी सर्किट में से करंट पास कर रहा है, तो फिर हमारे लिए ये एक बड़ी हैरानी की बात होगी और नई बात होगी कि यहाँ पे अपेरेंटली कोई भी हमारे पास सोर्स नहीं है, ईएमएफ का कोई भी बैटरी नहीं है। तो अगर यहाँ इस सर्किट में फिर भी करंट फ्लो करे तो वो फिर करंट कहाँ से आता है। तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं कि इस सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से प्रोड्यूस होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से विदाउट एनी बैटरी या विदाउट एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ या किसी सर्किट या किसी क्लोज लूप में किस तरह से करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। तो इसके लिए इन लाइंस को रीड करते हैं। इफ़ द मूविंग कंडक्टर was connected to a sensitive galvanometer, it would show an electric current flowing through the circuit as long as the conductor is
केप्ट मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस बात के मतलब को समझें कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाए और उसके साथ एक गैल्वानोमीटर जो है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया जाए तो उस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, और जो करंट फ्लो करने की जो हमें एविडेंस मिलेगा वो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है। तो जब तक हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते रहेंगे, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा। इट मीन्स के सर्किट में से विदाउट एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ या विदाउट एनी बैटरी करंट फ्लो कर रहे हैं। तो ये करंट कहाँ से आया? इसी करंट को कहते हैं इंड्यूस करंट, और इस करंट के जो करस्पॉन्डिंग ईएमएफ होगी उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस बात को भी समझ लें, जैसा कि अभी हमने बात की कि करंट किसी सोर्स की वजह से फ़्लो करता है। जैसे इसका कॉमन सोर्स हम पढ़ें बैटरी या इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह। तो अगर कोई भी अपेरेंट सोर्स नहीं है, यानी कोई बैटरी नहीं लगी हुई, कोई जनरेटर नहीं लगा हुआ, फिर भी किसी कंडक्टर की मोशन से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में या फ्लक्स चेंज हो रहा है अगर किसी क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फिर भी वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसके पीछे जो काज करने वाला उसको ईएमएफ है, उस ईएमएफ को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिस्कस करते हैं। तो आपकी बुक का ये फर्स्ट आर्टिकल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में आप देखें कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, आपको तब पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ कंसीडर करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उसके बाद एक गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। ये आपको जो एल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, और इस रॉड के अक्रॉस कनेक्टिंग वायर से गैल्वानोमीटर को अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के, अगर हम इस डायरेक्शन में इनिशियली अगर ये सारा सेटअप जो है वो रेस्ट पे है, तो जो गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो नहीं होगी, यानी गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसकी जो नीडल है वो ज़ीरो पे होगी और स्टेशनरी होगी। तो जैसे ही इसको मूव करवाते हैं, ये जो लूप बन रही है हमारे पास, ये जो कंडक्टर और इसके साथ जो है मैग्नेट ये गैल्वानोमीटर इसको अटैच किया हुआ है। इस सेटअप को मैग्नेटिक ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेट्स हैं हमारे पास नॉर्थ और साउथ, इनको स्टेशनरी रखते हैं, और जो दूसरा सेटअप है हमारे पास कंडक्टर का, इसको मूव करवाते हैं। तो जैसे ही हम ये देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, और गैल्वानोमीटर के डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है कि सर्किट में करंट आ गया कहीं से। तो इस करंट को कहते हैं इंड्यूस करंट, जो कि देखें कोई सोर्स तो नहीं है ईएमएफ का, तो फिर भी इसके अंदर जो है वो करंट आ गया ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट को कहते हैं इंड्यूस करंट। अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसको रिवर्स करेंगे तो जो करंट की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स होगी। इसका मतलब ये है कि जो करंट की डायरेक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं एक नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस से, यानी इस बात का क्या मतलब है कि लूप हमारे पास यही होगी। तो हम फर्स्टली इस सर्किट के अंदर ये जो वायर है इसके बीच में, इसके सेंटर में कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो करंट है वो कम होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारे पास जो करंट है वो कम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ जो बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट क्या हो गया कम। और करंट कम कैसे होगा, हमें गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन से पता चलेगा। दोबारा से बता दूं, इसी एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं कि हम इस सर्किट के अंदर रजिस्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसी कांस्टेंट स्पीड पे जिससे हमने पहले रॉड को मूव करवाया था तो इसको मूव करवाते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम रजिस्टर को इसके अंदर प्लेस करेंगे इस सर्किट के अंदर तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर रजिस्टर को और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो करंट की वैल्यू जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। या इसके इन्वर्स भी सोच सकते हैं आप कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ से कम करेंगे, यानी एक छोटी रेजिस्टेंस यूज़ कर लें, तो हमारे पास फिर जो करंट की वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ होगी। यानी अगर करंट इंक्रीज़ तब होता है जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो तो करंट डिक्रीज़ होता है। बट जो दोनों का प्रोडक्ट है करंट और रेजिस्टेंस का वो सेम रहता है।
तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो प्रोडक्ट है करंट और रेजिस्टेंस का वो क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो कम होता है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो, और अगर रेजिस्टेंस कम हो तो करंट जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है आई और आर का ये सेम रहता है। तो इसी अब थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज़ करवा दूँ। आपने ओमला पढ़ा था V इज़ इक्वल टू आई आर। तो ये जो आई आर है ये प्रोडक्ट एक्चुअली किसके इक्वल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, या अगर हम इसको हम बात करें तो बैटरी की ईएमएफ भी कह सकते हैं। तो इस केस में तो कोई ईएमएफ का सोर्स नहीं है, यानी कोई बैटरी नहीं है, तो फिर ये जो प्रोडक्ट है इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेम देते हैं और ये कांस्टेंट है। अब बुक से थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। बुक की जो लाइन है कि ये जो इस सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यानी मोशन पे। अगर तो मोशन जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगा, और दूसरा वो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट ज़्यादा होगा। तो इसको इस बात को रीड भी कर लेते हैं। द इंड्यूस करंट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड विद विच कंडक्टर मूव्स एंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। फर्स्ट वन स्पीड ऑफ द कंडक्टर एंड सेकंड वन रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। और रेजिस्टेंस पे अभी हमने प्रूव भी कर दिया कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएं तो करंट कम हो जाता है। इफ़ वी चेंज resistance of the loop by inserting different resistor in the loop and move it in the magnetic field with the same speed every time, we find that product of induced current and the resistance R of the loop remains constant। और इस कांस्टेंट को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, क्योंकि ये जो ईएमएफ है ये इंड्यूस करंट के करस्पॉन्डिंग है, तो दैट्स वाई इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दिस कांस्टेंट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो कांस्टेंट है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड्स टू इंड्यूस करंट व्हेन द सर्किट इज़ क्लोज। द करंट कैन बी इंक्रीज। अब ये जो इंड्यूस करंट है इसको किस तरह से हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं, इसके लिए हमारे पास ये 3 मेथड गिवन है आपकी बुक में कि ये जो हमने मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं कि इस मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, तो फिर भी हम जो करंट की वैल्यू है सेम स्पीड के ऊपर जो कंडक्टर की सेम स्पीड के ऊपर करंट की ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं, यानी यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है मूविंग द लूप फास्टर, यानी जो स्पीड है कंडक्टर की उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, या फिर ये जो हमारे पास सिंगल लूप थी इसको कोयल से रिप्लेस कर दिया जाए। लूप जो होती है वो एक सिंगल टर्न होता है और जो कोयल होती है वो मैनी टर्न्स होती है, यानी सिंगल लूप को जो है वो हम नंबर ऑफ़ टर्न से रिप्लेस कर दें। अब आपकी बुक की जो लास्ट पैराग्राफ है उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि अगर हम ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसको रिवर्स परफॉर्म करें। रिवर्स करने का क्या मतलब कि ये जो हमारे पास सेटअप है गिलवानोमीटर और कंडक्टर का, इसको हम स्टेशनरी रखें और मैग्नेटिक फील्ड का ये जो सेटअप है, ये जो हमारे पास मैग्नेट्स हैं इनको मूव करवाएं, तो हम देखेंगे कि जो सेम हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, यानी सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे करंट फ्लो किस वजह से करता है, होता ये है कि जैसे ही इस लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंड्यूस करंट काज करता है। तो यहाँ से हमने सीखा कि चाहे हम ये जो हमारा सेटअप है लूप यानी ये कंडक्टर और गैल्वानोमीटर इसको मूव करवाएं और मैग्नेटिक फील्ड यानी ये जो मैग्नेट्स हैं इनको स्टेशनरी रखें, तो फिर भी नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस लूप में से पास कर रही हैं वो चेंज होंगी। तो जैसे ही चेंज इन फ्लक्स आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर विल बी इंड्यूस करंट। अदरवाइज इफ़ वी होल्ड गैल्वानोमीटर एंड जो इसके साथ हमने रॉड कनेक्ट किया हुआ है, यानी इस सेटअप को अगर हम स्टेशनरी रखें एंड मूव द magnets, then again magnetic flux changes through the coil and induced EMF and induced current is set up in the circuit। अब यही जो बातें हमने यहाँ पे सीखी हैं इसको यहाँ से रीड भी कर लेते हैं। If we perform the above experiment in the other way, that is instead of moving the loop across the magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड को लूप के अक्रॉस मूव ना करें, जो लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव ना करें, वी होल्ड द लूप स्टेशनरी एंड मूव द मैग्नेट, यानी हम मैग्नेट को मूव करवाएं और लूप को स्टेशनरी रखें।
then it can be easily observed that the result are the same, यानी again जो है वो induced current और induced EMF produce होगी. Thus it can be concluded that it is the relative motion of the loop and the magnet that causes the induced EMF. और ये जो लाइन अभी हमने रीड की है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है कि अगर जो है किसी लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी. तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा, there must be an induced EMF, and where there is induced EMF there must be an induced current if the circuit is closed. तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ़ वेज डिस्कस करेंगे जिससे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को किसी भी सर्किट में या इंड्यूस्ड करंट को सर्किट में प्रोड्यूस करवा सकते हैं. थैंक यू.